ताहिर भोपाल वाला ऑल इंडिया रैंक 10 और आग लगा के रख दी है फ्रॉम विद्योदय। ताहिर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यार। What were your biggest distractions during your journey and how did you overcome it in CA Intermediate? वर्स्ट डिस्ट्रैक्शन तो मेरा यही होगा कि मैं एनीमे लवर था, मतलब 12-12 13 घंटे मैंने बिंज वॉचिंग करी एनीमे की। इंटरमीडिएट में भी एनिमे देखते थे? बिल्कुल देखता था मैं। तो पढ़ाई ताहिर एग्जाम के 3 घंटे में टाइम कैसे एलोकेट करना चाहिए? क्वेश्चन 1 पढ़ के कोई फायदा नहीं मिलता क्योंकि वो कंपलसरी क्वेश्चन है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। जो 15 मिनट होते उसको तुम इसी प्लेस करो। 3 tips that you would like to give to a CA intermediate beginner. अगर सपोज वो बंदा डिसिप्लिन है तो फिर वो बंदा खुद से पढ़ सकता है। मेरे केस में 12 तक मैंने 2 घंटे से ऊपर पढ़ाई कहीं थी 1 सिटिंग में बैठकर। सेकंड टिप, सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है टू वन मोर पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट एकदम घमासान जबरदस्त होने वाला है क्योंकि इस पॉडकास्ट तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है ताहिर भोपाल वाला, ऑल इंडिया रैंक 10, नाम भोपाल वाला है इंदौर से और आग लगा के रख दी है ऑल इंडिया रैंक 10 फ्रॉम विद्योदय। ताहिर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यार। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको इंट्रोड्यूस कर दो, बता दो थोड़ा सा क्या क्या मार्क्स आए, इंडिविजुअल स्कोर्स क्या रहे, जनता को एक बार पता तो चले कि ऑल इंडिया रैंकर 10 बनने के लिए कौन कौन से इंडिविजुअल टारगेट्स उन्हें सेट करने पड़ेंगे। सर चालू करते हैं पहले ग्रुप 1 से ही। पहला पेपर अकाउंटिंग का, उसमें 86 आए। सेकंड लॉ का, उसमें 68। थर्ड टैक्स में 83। फिर ग्रुप 2 के अंदर कॉस्टिंग में 93, ऑडिट में 82 और एफएमएसएम के अंदर 81। क्या बात है यार, मतलब हीरो। आई थिंक एक सब्जेक्ट है जो 70 के नीचे, अदरवाइज बाकी सारे सब्जेक्ट में 80 प्लस मार्क्स आए हैं तुमको। यस सर। जबरदस्त यार। तो कैसे मैनेज किया? क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना कि एक सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा प्यार ज्यादा हो जाता है, बाकी जो थोड़े लेस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं या जो पर्सनली तुम्हें लेस इंटरेस्टिंग लगते होंगे उसमें टाइम कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो हाउ डिड यू मैनेज कि सबको इक्वल वेटेज दिया, कैसे किया? सर टाइम तो मैंने उनको ज़्यादा दिया जो मुझे आते नहीं थे, जैसे कि एफएमएसएम के अंदर टाइम बहुत दिया मैंने, ऑडिटिंग में टाइम बहुत दिया। अकाउंट्स में कॉस्ट में बहुत शानदार था पहले से ही, तो उनमें टाइम मैंने कम ही दिया था। मतलब अपनी वीकनेस पे फोकस बिल्कुल। करके यू इवेंचुअली गॉट दिस रैंक। मतलब क्योंकि दो थियरीज होती है ना, एक अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो और दूसरा अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लो, उसको उस पे इतना फोकस कर दो कि तुम्हारा कोई भी लूप होल ना रहे, सब में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, एवरेज परफॉर्म कर पाओ। तो रियली गुड यार ताहिर, नॉट समथिंग दैट आई थॉट ऑफ। वेरी नाइस, सुपर्ब। तो ताहिर शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तुम्हें फाउंडेशन से देखा है एंड ताहिर इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसने 100 on 100 स्कोर किए थे सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। उसका पॉडकास्ट भी हमारा अवेटिंग है काफी टाइम से। हम लोग जब तुम आईटीओसी से फ्री हो जाओगे ना, तब हम लोग एक आध दिन बैठेंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे भी बात करेंगे। बट फिलहाल ये पॉडकास्ट में सीए इंटर ऑल इंडिया रैंक 10 पर ही फोकस्ड रखूंगा। सो ताहिर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, before joining Vidyoday, was there a teacher or a mentor who significantly influenced your academic journey? यस सर, बिल्कुल सर। कौन से टीचर थे और क्या नाम है उनका? सर मेरे टीचर थे अकाउंटिंग के, उनका नाम यूसुफ सर था। मतलब वही सर ने मुझे बहुत सपोर्ट भी करा था। वन ऑफ द बेस्ट टीचर थे। उनकी टीचिंग सबसे बेस्ट लगी थी मुझे अभी तक जितने मुझे पढ़ाया है, मतलब सबका फील्ड में। वन ऑफ द बेस्ट टीचर थे मेरे वो। उन्होंने मुझे 11th और 12th में पढ़ाया था। उनकी स्टाइल बहुत शानदार थी। उन्होंने सीए की तरफ आपको डाइवर्ट किया? नहीं, उन्होंने सर कभी कुछ फोर्स तो करा नहीं। उन्होंने कहा तुम्हें जो करना वो करना। इसीलिए पहले मैंने आईपी मैट भी दिया था, उसमें फिर इंटरव्यू रह गया था, तो फिर सीए मैंने मन से सोचा था एक बार। प्रेशर कहीं से नहीं आया था मुझे सीए का। तो हाँ, पर फिर सोचा सीए करना है और फिर कर लिया। और सिर्फ करा नहीं, फाउंडेशन में आग लगा दी। 100 में से 100 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है सीए फाउंडेशन के अंदर। और ओवरऑल स्कोर क्या था सीए फाउंडेशन का? मेरा 348 आया था। 348 फ्रॉम विद्यालय, वेरी नाइस यार। और फिर उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 10 लगा दी, उसमें भी फोड़ दिया। जबरदस्त यार, मतलब ताहिर नेक्स्ट लेवल भाई। द सेकंड क्वेश्चन इज, what were your biggest distractions during your journey of
academics and how did you overcome it in CA intermediate? क्योंकि distractions तो होती हैं, सभी को होती है। मोबाइल फोन में कोई रील दिख जाती है, कुछ यूट्यूब हो जाता है, किसी की कोई रिलेशनशिप होती है, कुछ फैमिली की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वेडिंग्स की वजह से, एनीथिंग। तो व्हाट वाज योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट इन CA intermediate? सर मेरा मतलब वर्स्ट डिस्ट्रैक्शन तो मेरा यही हुआ कि मैं एक नट्ठा एनिमे लवर था। मतलब 12 13 घंटे मैंने बिंज वॉचिंग करी एनिमे की। मैंने मतलब पूरे टाइम मैंने एनिमे देखा था, तो मतलब तो वो कौन से एडिक्शन। एनीमे देखते हो? मतलब ड्रैगन बॉल जी मुझे भी पसंद है, वो बाद में पता चला कि वो एनीमे, पहले मैं उसको कार्टून समझता था। सर मैंने सब देख चुका, 200 प्लस देख चुका लगता हूँ मैं। 200 प्लस एनीमे देख बहुत। चुके हो? क्या बात! लॉकडाउन से चल रहा था 2021 के अंदर, तब से बिल्कुल छूटी नहीं आदत। नारुतो, बरूटो सब 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 खत्म कर दिया सब था, देख चुका, पोकेमॉन वगैरह सब। सब क्या! देख चुका तो हूँ। इंटरमीडिएट में भी एनीमे देखते थे? बिल्कुल देखता था मैं। तो पढ़ाई? पढ़ाई सेकेंडरी पर थी उस टाइम पर भी, फिर उसको मैं छोड़ दिया था अभी सितंबर के आसपास से। हाँ, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने में एफर्ट डाली, वरना एनीमे देख रहे थे तुम कंटिन्यू। तो बिल्कुल सर। क्लास के बाद टाइम कैसे मिलता था एनीमे देखने का? सर देखता था वो तो, मैं रात को तो देख दिन लेता में था। 1-2 घंटे? ज्यादा था उससे तो। उससे भी ज्यादा 2-3 घंटे एनीमे देखते थे? बिल्कुल अरे सर। भाई, भाई सुनो, ये एक एक्सेप्शन है। हाँ, अगर तुम एनीमे देखोगे तो तुम एनीमे बन जाओगे। तो प्लीज मेक श्योर यू डोंट फॉलो दिस डिस्ट्रैक्शन दैट इज बीइंग मेंशन्ड बाय ताहिर। तो उससे ओवरकम कैसे किया? अरे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ताहिर के मोबाइल फोन पे भी नारुतो बना हुआ है। अभी अभी ये एनीमे की बात चल रही थी और सडनली मेरा जो ध्यान है वो ताहिर के मोबाइल फोन पे गया। वेरी नाइस। तो ताहिर ओवरकम कैसे किया? फिर डर लगा, मतलब क्या हुआ? फटती है एग्जाम के पहले इसलिए फिर छोड़ दिया, सर क्या हुआ? सर मतलब बहुत घंटी फट रही थी वो तो उस टाइम पर, तो सितंबर के आसपास, कि बिल्कुल एडिशन जा ही नहीं रहा था बिल्कुल। हाँ, वो तो मैं सोचा कि अब तो कुछ नहीं, अब डायरेक्ट टेलीग्राम ही डिलीट कर दिया। हाँ। और फिर बस जो 2-3 चैनल थे उनको मैं मेरे लैपटॉप में यूज़ करता था, फ़ोन में टेलीग्राम था ही नहीं। हुँ। क्योंकि क्योंकि सब कुछ मैं पाया से करता था, या फिर मेरे पास क्रंची रोल था, तो बस अब हाँ, ये हाँ। मतलब बस ये 2 पीडीएम थे मैं देखने के लिए। तो क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन है तुम्हारे हाँ पास? था। तो बस मुझे देना, मैं भी ड्रैगन बॉल जी देखूंगा अब। बिल्कुल सर। वेरी नाइस यार, वेरी 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 नाइस। तो ताहिर, अगर तुम्हें कोई एनिमे सजेस्ट करना हो किसी को, तो कौन से ऐसे 3 एनिमेज है, शो है जो तुम सजेस्ट करोगे? पैरासाइट, डेथ नोट और नो गेम नो लाइफ, ये 3 एनीमे शॉर्ट के अंदर, मतलब बहुत कम एपिसोड आते हैं इनके। अच्छा, पैरासाइट, डेथ नोट और और नो गेम नो लाइफ, नो लाइफ, इनके शॉर्ट शॉर्ट एपिसोड्स। एपिसोड आते हैं इनके, मतलब कि 36 के आस पास कुछ होंगे इनके, बस 36 से ऊपर किसी के नहीं है। और 20-20 मिनट के एपिसोड 20-20 होते मिनट हैं। के एपिसोड। ठीक है, फिर ठीक है। फिर लॉन्ग के अंदर तो अगर अगर आप में हिम्मत है तो फिर वन पीस चालू कर सकते हो। वन पीस। वन पीस, अच्छा, उसके 1000 प्लस एपिसोड आ चुके हैं अभी तक। ये वन पीस नाम से मेरे को अच्छा एनीमे नहीं लग रहा है। नहीं, बहुत शानदार एनीमे सर। अच्छा, अच्छा। ठीक है। बिल्कुल, मुझे समय मिलेगा तो मैं भी एनीमे देखूंगा। अगर एनीमे देख के ऐसे करिश्मे होते हैं तो क्यों नहीं भाई, बिल्कुल एनीमे देखा जाएगा। तो ताहिर, एक और सवाल, हाउ डिड यू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग द इंटेंसिव स्टडी पीरियड? क्योंकि टिपिकल होता है, अभी विद्योदय ने फाइनली साइकोलॉजिस्ट के सेशन शुरू किए हैं। सो वी हैव टाइड अप विद वन ऑफ द फर्म जो कि साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करती है ऑन साइट, और अब सारे बच्चों के मेंटल हेल्थ के सेशंस विद्योदय पे होते हैं। बट आपकी बैच में वो सेशंस होते नहीं थे। तो वो मेंटल हेल्थ बिगड़ी क्या, नंबर 1, और अगर बिगड़ी तो उसके साथ फिर डील कैसे किया? सर मेरे हिसाब से तो मेंटल हेल्थ बिगड़ने का सबसे बड़ा बड़ा रीज़न होता है कि आप पढ़ाई बिल्कुल बिल्कुल सेपरेटली करते हो, रूम में बंद होकर करते हो। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न होता है मेंटल हेल्थ बिगड़ने का। और हम्म। और मतलब मैंने तो, मेरी जो पढ़ाई थी वो मैंने अक्टूबर से, मतलब जब से मैं छुट्टी पड़ी थी विद्योदय से, तब मतलब मैंने ग्रुप स्टडी ही करी थी। विद्योदय हम लोग रोज़ आते थे सुबह 7-8 बजे तक, और 6 बजे तक मतलब यहीं भी पढ़ते थे, तो हम्म। मतलब इतने मुझे इशू नहीं है मेंटल हेल्थ के तो। हम्म। मतलब हमने यहाँ पर पढ़ाई करी थी दोस्त दिसंबर दोस्त तक। बन जाते थे साथ हाँ। में, तो इजी हो जाता था थोड़ा। मैं अभी भी जानता हूँ, हीर तुम्हारे साथ पढ़ा करती थी, फिर पलक तुम्हारे साथ पढ़ा करती थी। देयर वाज वन मोर स्टूडेंट आई गेस हु यूज्ड टू स्टडी। अक्षय अक्षय भी था, एक अक्षय अक्षय बाफना। अक्षय भी तुम्हारे साथ पढ़ा करता था, हाँ। तो इनके साथ तुम थोड़ा सा घुल मिल जाते थे, तो हाँ, इतना स्ट्रेस नहीं स्ट्रेस नहीं होता होता था। था। नहीं पूरा था। था कि मतलब सबके सब है ना, सेम बोट में ही, किसी से कुछ नहीं हुआ था, मतलब एक रिलीफ ऐसा मिलता होता था। है कि भाई तेरा भी दुख है, मेरा कभी भी दुख दुख है, है। आजा भाई भाई हैं, हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। तो वो दुख, वह- दूसरा दुख ढूंढ, मतलब वो ऐसा होता है ना कि जब हमारी पढ़ाई नहीं होती और सिलेबस बच जाता है तो अपन अपने दोस्त दोस्तों को को फोन फोन करते करते हैं हैं। और पूछते हैं भाई मेरा इतना बचा, तेरा कितना? वो बोल देता है मेरा तेरे से ज्यादा बचा है, तो सुकून तो मिलता है बस। कि मैं अकेला नहीं हूँ भाई। वेरी नाइस, करेक्ट। तो कुछ हॉबीज या फिजिकल एक्टिविटी थी दैट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन?
सर फिजिकल एक्टिविटी तो मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग टेबल टेनिस खेलते थे हर संडे इवनिंग के अंदर, और मतलब क्रिकेट खेलते थे संडे मॉर्निंग के अंदर, बस बाकी तो इतना कुछ नहीं करा। संडे मॉर्निंग को क्रिकेट क्रिकेट और और संडे इवनिंग को टेबल टेनिस, ये फिजिकल बस। एक्टिविटीज। कुछ हॉबी, कुछ पसंद है? हॉबी में सर ग्राफिक डिजाइनिंग बोल सकता हूँ मैं एक बार, बस उसका कुछ। ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है? यू डिजाइन? हाँ सर, मेरे पास डिप्लोमा है उसके अंदर। अरे वेरी नाइस यार। तो डाइट सेल्फ डाउट तो हुए होंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और एग्जाम टाइम में भी? कभी कभी तो ऐसा लगा होगा नहीं होगा। कैसे ओवरकम किया उसको और कब हुआ था ये? बिल्कुल सर, मतलब सेल्फ डाउट मतलब सब सब लोग को होते हैं। एग्जाम जिस दिन तुम्हारा है उस दिन भी होते हैं, सुबह उठ के होते हम्म एग्जाम का पेपर जैसे ही खत्म होता है तब भी होते हैं। हम्म रिजल्ट आने वाला है, 2 घंटे बचे तब भी होते हैं, बिल्कुल वो तो अब मैं सेल्फ डाउट तो पूरे टाइम ही पूरे सेल्फ पूरे डाउट, आप टाइम ये होते बोलो ही आप होते सेल्फ हैं। डाउट में कब नहीं रहते हो। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो फिर ओवरकम कैसे करते थे उसको? ओवरकम करने में एक एक आध दोस्तों को मतलब फोन वोन कर लेते थे, बोलते थे वो हम्म नहीं वही तेरा तो बिल्कुल हो जाएगा, रैंक पक्की थी तो बस। हाँ उस टाइम में तो अच्छा लगता कि हाँ चलो चलो, मतलब किसी का तो मतलब है अपने पर बिलीव कि अपन कोई पास पास में कम से कम हाँ, अपन हो ही जाएंगे, रैंक आए ना तो बात की बात है। दोस्त सांत्वना दे देते हैं, हाँ उनके बस। साथ मस्ती हो जाती है, सेल्फ डाउट से क्लियर हो जाती है। नहीं नहीं नहीं। चल एक बिल्कुल स्टूडियस क्वेश्चन पूछता हूँ। कैन यू वॉक अस थ्रू अ टिपिकल डे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन पीरियड? सर मतलब मैं तो रूटीन सेट हो गया था कि सुबह उठना है 8:30, चलो 8:30 टाइम बजे टेबल ही कोचिंग बता आना है। दो अपना, रूटीन की बात चल रही है, टाइम टेबल ही बता दो। वो जो सेल्फ स्टडी वाला जोन था उसमें टाइम टेबल क्या था आपका? सुबह अप्रोक्सीमेटली सुबह 6:30 7 तक उठे, 8 9 तक 8 9 तक कोचिंग टच कर गए। फिर 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 मतलब कोचिंग में मैं पढ़ा तो 2.5 घंटे कोचिंग तीन में घंटे रहकर में पढ़ते थे आप? ऑलमोस्ट पर टाइम कोचिंग में पढ़ा है, घर पे तो मैंने हम्म कुछ नहीं करा आज तक। ओके, वेरी नाइस। तो 9 बजे आप कोचिंग कोचिंग पहुंच आए। जाते थे, फिर पढ़ाई शुरू कर देते थे, हम्म, उसके बाद? 9 to 12 पढ़ाई करी, 1 घंटे का थोड़ा सा ब्रेक लिया, खाना वाना खाया, एक से वापस से बैठ गए 3 बजे तक, हम्म बातचीत करी, कुछ करा, चाय वो फिर 3:30 4 तक चाय वाय पी ली एक बार, हम्म फिर से बैठ गए पढ़ने, 6 बजे तक हो गया सब कुछ, 6:30 हम्म तक घर निकल गए, हम्म घर वर पहुँचे, खाना खाया, टीवी देखी, सिर्फ टाइम पास करा, 2 बज गई उसमें। अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 1 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, कभी हुआ अगर कुछ बच गया है तो उस दिन का। 10:30 11 तक फिर सो गए, 11 से 6 तक मैं सोता था, हम्म ऑलमोस्ट 7 घंटे हम्म सेल्फ सेल्फ स्टडी के मैंने टाइम पर सेवन तो। आवर्स की स्लीप यू यूज टू टेक। ओके। अप्रोक्सीमेटली चला था मेरा, बस सेम रूटीन था मेरा तो ऑलमोस्ट हर दिन, तो ऐसा कोई टिपिकल डे तो नहीं इतना मुझे याद, शायद हुआ भी होगा, इतना याद भी नहीं मुझे अब। कौन सी वो 3 एडवाइस है जो तुम अब थियरी सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं? सर सर मतलब फर्स्ट तो ये थ्योरी सब्जेक्ट में तुम लोग बात किसी कर रहे हो, प्रैक्टिकल थ्योरी के मतलब फिर पूरी थ्योरी? पूरी थियरी, मैं ऑडिट, लॉ, एसएम जैसे सब्जेक्ट्स की बात करूं। क्योंकि सर देखो, लॉ जो है मेरे हिसाब से पूरी की पूरी पूरी थ्योरी बिल्कुल नहीं है, वो प्रैक्टिकल साइंस है उसके अंदर, मतलब लॉ जो है ना बिल्कुल लॉजिकली काम करता है उसके अंदर, तो लॉ को अगर कुछ इफ यू रटने की नो द जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट तो हाँ, आप आंसर आसपास लिख सकते हो। बिल्कुल ले सकते हैं अपन लोग, सेक्शन नंबर याद कर लो, बस केस लॉ के थोड़ा बहुत नाम याद कर लो इम्पोर्टेंट वाले, लेकिन आप आपका आंसर फ्रेम कर सकते हो। अब लेकिन जो पूरी थ्योरी आती है एसएम के साइड पर, मतलब जहाँ पर तुम्हें नंबर मिलने वाले कीवर्ड्स के लिए, कॉन्सेप्ट के तुम्हें कोई इतने नंबर नहीं मिलेंगे, कॉन्सेप्ट पे लिखने में बहुत कम है, तब नंबर तुम्हें मिलने वाले कीवर्ड्स के। तो फिर मैं यही तो फिर मैं यही सजेशन दूंगा तुम्हें, एसएम के अंदर तुम अपने खुद के नोट्स बनाओ और अच्छे से बैठो, उसके लिए इसको 5 6 बार रिवाइज करो। लॉ को ऑडिट को 5 6 रिवाइज करना बहुत पॉसिबल मुश्किल नहीं, है, पॉसिबल नहीं। एक बार 2 बार पॉसिबल हो सकता है। एसएम के अंदर कोर्स बहुत छोटा है, 5 6 उसको याद करो, रिवाइज करो, क्योंकि एसएम के अंदर चेकिंग बहुत टफ होती है, लॉ ऑडिट में इतनी टफ चेकिंग नहीं होती है, इसीलिए खासकर एसएम में तुम इन्हें नोट्स बनाओ, सर के नोट्स यूज़ कर लो, कुछ हाँ कुछ भी हो, मतलब कुछ भी मतलब स्टोरी ड्राफ्ट करो, एक्रोनिम्स एक्रोनिम बनाओ, बनाओ, कुछ क्रिएटिव करो। कुछ भी करो, याद कर लो बस उसको। लॉ के अंदर दिक्कत मुझे इतनी आई नहीं थी आज तक, प्रैक्टिकल हम्म प्रैक्टिकल था मेरे लिए ऑलमोस्ट पूरा लॉ,
अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्लास के अंदर तो फिर ठीक है, मतलब उसके अंदर तुम खुद की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, इतनी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। कुछ कुछ जो मतलब मेन वर्ड है याद कर लो, बस वही काफ़ी है। सेक्शन का नाम, अंदर के जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा बहुत याद कर लो बस, बाकी तुम खुद से लिख सकते हैं। ऑडिट के अंदर मैं सबसे सजेस्ट यही करूँगा, तुम उसके अंदर ना नोट्स तो बनाओ, वो ठीक है, एक जगह ठीक हो गई वो, लेकिन तुम समरी नोट्स बनाओ। ह- हमारे जो विजन सर थे, उन्होंने हर एक ऐसे के लिए समरी नोट बनाया, हमें हमें मतलब मतलब बताया था। हर एक ऐसे को तुम्हें ना एक पेज में कुछ भी करके कंसल्ट कर दो, कीवर्ड्स लिख लो, एक आध पॉइंट लिख लो, कुछ भी लिख लो, एक पेज में तुम्हें पूरा पूरा ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा। उसको तुम फिर बार बार देखते रहोगे तो फिर तुम्हें याद हो ही जाएगा वो। और ऑडिट के अंदर भी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें मतलब वर्ड्स को इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। अगर तुम्हारी लैंग्वेज ठीक ठाक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आंसर तुम्हें पता है कौन सी हेडिंग का कौन सा पैरा यहाँ पर छपने वाला है, तो फिर अगर तुम्हारी लैंग्वेज 19-20 होती भी है तो फिर उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो फिर तुम समरी बनाओ हर एक चैप्टर की, हर एक ऐसे की, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में तो एक सिंगल ऐसे ही आता है। चैप्टर नंबर 2 का बड़ी अच्छा खासा है, 10 नंबर का आता है अप्रोक्सीमेटली वो। तो चैप्टर नंबर 2 को कोशिश करो कि तुम उसको एक पेज में कवर कर लो पूरा। बस मैं यही सेशन दूंगा उसमें, और फिर तुम उसको बार-बार देखते रहो पूरे टाइम। करेक्ट। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो एकदम बिल्कुल थियरी, क्लीशे थियरी है, जिसमें बिल्कुल एकदम कीवर्ड्स लिखना, उसको थोड़ा इनोवेटिव तरीके से पढ़ो, एक्रोनिम्स वगैरह पढ़ा के, और मल्टीपल टाइम रिविजन्स पे फोकस करो, बिल्कुल। rather देन एक बार में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव याद करने के। जितना ज्यादा बार तुम उसको पढ़ोगे उतना ज्यादा रिटेंशन रहेगा। राइट। एग्जाम के 3 घंटे में टाइम कैसे एलोकेट करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो सबसे पहले जो 15 मिनट होते हैं उसको तुम इसे यूटिलाइज़ करो। क्वेश्चन नंबर 1 जो जो मतलब सबसे ज़्यादा टफ ही आता है हमेशा, उसको तुम देखो ही मत, पन्ना चेंज कर दो। 2, 3, 4, 5, 6 ये जो 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन तुम पहले पन्ना में पढ़ लो, चूज़ कर लो एक क्वेश्चन जो तुम्हें छोड़ना है। क्वेश्चन 1 पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि वो कंपल्सरी क्वेश्चन है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग के 15 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 तो पढ़ना ही नहीं पढ़ना ही है, नहीं बच्चे बिल्कुल में भी, क्वेश्चन से पढ़ के ये सोचना है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। नहीं करना है। हाँ। ठीक है। इसके बाद फिर 2 to 4 ये 2 घंटे में तुम्हें वो जो 5 क्वेश्चन थे, उसमें से तुम्हें 4 क्वेश्चन चूज़ करना है, तुम्हें उसको कंप्लीट करना पड़ेगा 2 से 4 के बीच में। फिर जो 1 घंटा बच गया, उसमें तुम जाओ एमसीक्यू के ऊपर। 4 से साढ़े 4 के बीच में आधे घंटे में तुम्हें एमसीक्यू खत्म करना पड़ेंगे 30 नंबर के। 30 नंबर के 30 मार्क्स मतलब बहुत होते हैं। फिर जो आखिरी के 30 मिनट है, उसको तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि क्योंकि को क्वेश्चन छोड़ नंबर भी 1 जाना को है, सबसे लास्ट में सबसे उठाना आखिरी में करना है। सबसे सबसे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन वही आता है, सबसे टफ भी वो आता है, सबसे बड़ा भी वही आता है। है। मतलब ऐसे को कुछ खेलना भी है तो वो क्वेश्चन 1 में ही खेलता है, बाकी सब में मुझे इतना नहीं मुझे याद खेलता। है, ही इज टेलिंग एब्सोल्युटली राइट थिंग्स, क्योंकि मैं जब सीए फाइनल में था तो आई अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर, और वो क्वेश्चन नंबर 1 इतना लेंदी था कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 करते करते 1 घंटा खत्म हो गया था। तो मेरे ऊपर एकदम से इतना प्रेशर आया कि 16 मिनट 16 नंबर का ही हुआ है इन 1 आवर। तो अब बचे हुए 2 घंटे में मुझे पूरा 84 करना है। नंबर का पेपर करना है। तो आई वॉज अंडर इमेंस प्रेशर, क्योंकि वो बाद वाला क्वेश्चन मेरा बहुत समय खा गया था। इसलिए क्वेश्चन 1 में कभी मैंने जो 6 पेपर दिए उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर आज तक नहीं पढ़ा सबसे पहले। आखिरी का मैं उसको हाफ एन आवर दिया था, उसी में मैंने करा है। और मतलब मेरे सब पेपर टाइम पर कंप्लीट हो गए थे, ऐसा नहीं था कि मतलब मेरा पेपर कोई छूट गया है। अकाउंट्स में कुछ एक पार्ट छूटा था, छोटा सा, वो वो भी मतलब मैनेजेबल था। वो तो मतलब फर्स्ट पेपर था, इसलिए थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, थोड़ा सा मतलब लि- लिखने में नर्वसनेस आ गई, इसलिए वो छूट गया, वरना वो भी पार्ट कवर हो सकता था टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन बस यही है, अगर सपोज तुमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में उठा लिया तो तुम्हारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो मतलब बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत टफ आता है मेरे हिसाब से, तो हमेशा मैंने यही देखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन को मैं छोड़ दो, वो वैसे भी तुम्हें करना है, उसमें तुम्हारी कोई चॉइस भी नहीं है, तुम उसको पढ़ के उखाड़ के लोगे, तुम मत करो उसको, आखिरी में रख लो उसको। उसको लास्ट में रखे। ठीक है, डन मेरे भाई। जब रिजल्ट आता है तो इंडिया में सिर्फ अकेला एक स्टूडेंट सीए नहीं करता, फैमिली भी सीए करती है। क्या रिएक्शन था फैमिली का? कहाँ देखा रिजल्ट, कैसे देखा, क्या रैंक एक्सपेक्टेड थी नहीं थी, और फैमिली का रिएक्शन क्या था? सर सबसे पहले तो अभी मेरी उसी की ट्रेनिंग चल रही थी, तो मतलब जिस दिन रिजल्ट आया 4 मार्च को, उस दिन मैं आईसीएफ भवन में ही था मतलब। और और मतलब हमारा 20 सेशन मतलब चल रहा था
इतने में कोई बच्चा पीछे से उठा और चीखा था वो, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, सबकी फटके चार हो गई थी। हाँ मेरे भी बिल्कुल हाथ वो कांपने लग गए थे। मेरे से मेरा रोल नंबर ढलते नहीं बन रहा था। हाँ मैंने मेरा रोल नंबर डाल के मेरे दोस्त को दिया, बोले तू कर सबमिट इसको, मुझे दिखा दे क्या है, सक्सेसफुल है कि नहीं है। हम्म मैंने तो मैंने मैंने उसको फ़ोन दिया, उसने उसको सबमिट पर क्लिक करा, उसने हमें दिखाया सक्सेसफुल सक्सेसफुल। मैंने मेरे मार्क्स तक नहीं देखे, मैं खुश हो गया बस। हम्म उतने फिर उतने फिर मैंने मेरा एग्रीगेट देखा, वो था 493 का। सब लोग चीखे कि नहीं, मेरिट लिस्ट चेक कर, रैंक तेरी पक्की आई होगी इस बार तो। मेरे में बिल्कुल हिम्मत थी नहीं, मैंने छोड़ हाँ दिया। हाँ श्लोक मेरे साथ खड़ा हुआ था, हाँ उस उसने मेरा फ़ोन नंबर लिया, रोल नंबर उसने कॉपी करा, उसमें से एडमिट कार्ड से मेरा डाला, और फिर रैंक उसने चेक करी। मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत थी नहीं कि मैं रैंक भी चेक कर लूँ। हाँ। उसी ने कहा मुझे तेरी ऑर्डिनरी रैंक 10 आई। मैं क्या मतलब बात है। बहुत खुश हुआ उस टाइम पर। तो फिर सबसे पहला फोन किसको किया था? पहला फ़ोन तो मेरे पापा को ही गया था। सबसे पहले उनको फोन किया था? पहला फ़ोन को ही क्या गया। रिएक्शन था, क्या बोले वो फोन पे? मतलब मैं उनका रिएक्शन एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, मतलब इतने खुश थे वो। मतलब मैं उसको कैसे बताऊँ आपको अब कि बिल्कुल मतलब कितने खुश हुए थे वो। हम्म मैंने उनको जैसे ही फ़ोन करा, उनने पहले उनने पहले मेरे से बात करी, 5-1 मिनट बात करी, उनने फ़ोन रखा, उनने फिर मेरे पूरे खानदान ने फ़ोन करना चालू कर दिया। मेरा बच्चा पास हो गया, ऑर्डिनरी रैंक का ये मैं बिल्कुल वो। रिलेट कर पा रहा हूँ भाई, वो मोमेंट ही अलग होता है। और तुम जो बोल रहे हो ना कि एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि वो कितने खुश हुए, इसके लिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि कितनी खूबसूरत है तेरी आंखें, कितनी खूबसूरत है तेरी आंखें, कि अगर मैं इसे बयां कर दूं तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। तो बिल्कुल। इट इज बियॉन्ड एक्सप्रेशंस, मतलब वो बयां नहीं कर सकते, वो बिल्कुल महसूस भी किया नहीं। जा सकता है उस मोमेंट के अंदर। तो एवरी फैमिली वाज सो हैप्पी जब तुम पहुंचे, तो सब लोगों ने कंधे वंधे पे उठा लिया होगा, बिल्कुल सर। एकदम केक वेक काटा होगा, जश्न बना होगा पूरा। कोई है फैमिली में सीए? मेरे फैमिली में बहुत दूर के है, एक है बस पूरी, मेरी फईजी के जमाई, हाँ। बस वो ही सीए है पूरे वही। खानदान में हमारे। और पापा क्या करते हैं? मेरे अ, मेरे पापा की मैन्युफैक्चरिंग की शॉप है, बैग्स वगैरह की। अच्छा। बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो। क्या बात है। तो इट वाज रियली अ ड्रीम कम ट्रू यार भाई, जबरदस्त, मजा आ गया। और ये पॉडकास्ट करके भी मजा आ गया तुम्हारे साथ। प्योरली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनर्जी ताहिर। तो जाते जाते एक अंतिम सवाल पूछता हूँ ताहिर, एनी 3 टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव टू अ सीए इंटरमीडिएट बिगिनर, जो कि अभी सीए इंटरमीडिएट शुरू कर रहा है, उसके लिए कौन सी 3 बातें जो तुम्हें लगता है बहुत महत्वपूर्ण है? सर मेरे से फर्स्ट टिप तो ये रहेगी, अगर सपोज वो बंदा डिसिप्लिन है, तो फिर वो बंदा खुद से पढ़ सकता है। मेरे केस में 12th तक मैंने 2 घंटे से ऊपर पढ़ाई करी थी, 1 सिटिंग में बैठकर। मेरे में डिसिप्लिन मतलब था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। ये बात मैं खुद एग्री कर सकता हूँ। इसीलिए अगर मैं पढ़ाई करता अकेले तो शायद से मैं इफेक्टिवली 6-7 घंटे ऊपर तो बिल्कुल नहीं पढ़ इसलिए पाता। आपने ग्रुप स्टडी की? इसलिए ग्रुप स्टडी करी मैंने। ठीक है, और तो मतलब दिस इज उससे, पॉइंट नंबर 1 कि अगर डिसिप्लिन है तो सेल्फ स्टडी करो, हाँ, और नहीं नहीं तो तो ग्रुप ग्रुप स्टडी कर। जा सकते हो। और लेकिन ग्रुप का साइज ना 2 से 3 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, वरना फिर सिर्फ उससे बातचीत होने वाली है, पढ़ाई बातचीत नहीं होनी है। होगी। ठीक है। दो 2 लोग का ग्रुप बेस्ट है, 3 लोग मैनेजेबल है, उससे ऊपर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेकंड टिप, आई वुड से कि तुम तुम लोग है ना, अ, तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट के अंदर, तुम लोग उसकी ना पेयरिंग करना चालू करो, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। एक एक जो एक जो मतलब तुम्हारा स्ट्रांग है, एक जो तुम्हारा बिल्कुल वीक है, तुम्हारे पास ना कॉम्प्लीमेंट करके कॉम्प्लीमेंट चलना है। करना चाहिए तुम्हें। हम्म कि सपोज अगर तुम थ्योरी पढ़ के मतलब बिल्कुल ही बोर हो गए हो, तो फिर तुम स्विच कर सकते प्रैक्टिकल के ऊपर। और सिंगल डे के अंदर दो दो से ऊपर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हम्म पढ़ना फिर कुछ भी याद नहीं जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी पूरी। हम्म दो दो सब्जेक्ट पढ़ो, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। उसमें से कुछ एक तुम्हारा स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग, और कुछ एक वीक होगा। हम्म दो, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे एक दूसरे को। तुम लोग बोर भी नहीं होगे और तुम लोग पढ़ भी पाओगे इफेक्टिवली। मेरे लिए मेरी पेयरिंग अगर तुम्हें मतलब जानना हो तो, मैं पढ़ा था अकाउंट्स और ऑडिट साथ में। हम्म एफएमएसएम के अंदर मैं स्विच करता रहता था हमेशा आपस के क्योंकि वो अंदर। तो ऑलरेडी हाँ, कॉम्प्लीमेंटेड है। करते थे वो आपस में कॉम्प्लीमेंट, उनमें कुछ बात थी नहीं। हाँ। लॉ और टैक्स का मैं साथ में करता था। लॉ मतलब
डायरेक्ट टैक्स, मैं भी ऐसा करता था, मैं प्रैक्टिकल और एक थ्योरी हाँ, हमेशा साथ में चलाने की कोशिश करता था। और फिर कॉस्ट और जीएसटी। जीएसटी करेक्ट। बस मतलब ये ठीक मेरे है, थे। और तीसरी टिप लास्ट। अगर सपोज तुमने कोई बुक पढ़ना चालू करा है, पढ़ी हो सकती है, फैकल्टी के नोट्स हो सकते हैं, अगर तुमने उसको एक बार पढ़ना चालू कर दिया है तो फिर तुम उसको बीच बीच में मतलब डिच मत कर देना पढ़ते पढ़ते कि नहीं ये वाली बुक अच्छी नहीं लगेगी, सेकंड बुक पे लेकर आता हो। रिसोर्स और मटेरियल चेंज नहीं बिल्कुल नहीं करना, करना। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में तुमने जो बुक चूज करी है उससे तुम पूरे टाइम पढ़ते रहो, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ना एग्जाम के टाइम पर तुम्हारे तुम्हारे माइंड में ना आंसर की ना एक बननी चाहिए इमेज, इस बुक के अंदर इस पेज पर करेक्ट, वो यहाँ पर आंसर लिखा पिक्टोग्राफिक था, मेमोरी, वो इमेज याद वो होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट अगर एब्सोल्युटली। सपोज अगर सपोज तुमने बीच में तुमने बुक चेंज कर ली है तो फिर वो तो मतलब वो होना पिक्टोग्राफिक बिल्कुल इमेज पॉसिबल नहीं है। नहीं बन पाएगी। इसलिए मतलब तुमने जो एक बार उठा लिया मटेरियल उसके तुम बिल्कुल ट्रू रहना, उसको चेंज मत करते ना पूरे टाइम। ये मतलब सबसे वर्स्ट मिस्टेक हो सकती है कुछ अगर करता है तो। बच्चे को ये लगता है कि नहीं यार ये सर के नोट छोटे हैं, बड़े इसके, कलरफुल ये इसके अच्छा है, है, ये ये पर ये डायग्राम है नहीं यार, है। नहीं है। हाँ वो वो सब नहीं करना, एक फॉलो कर लिया ना एक कर बस, लो वही बस। गीता बाइबल और कुरान हाँ, सब कुछ है वो, समथिंग उसको लाइक डिच दैट। मत करना उसका कभी भी। करेक्ट। बस ये 3 टिप मैं बोलूंगा मेरे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा यार ताई तुमसे बात करके। इट वाज जेन्युइनली अ प्लेजर मीटिंग यू एंड डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स टुगेदर। और ऑल इंडिया रैंक 10 इज नो जोक यार। और ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में 80 प्लस एक सब्जेक्ट को छोड़ करके, दिस इज इटसेल्फ अ मिरेकल। बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त। एंड आई जस्ट फील कि तुम और आगे बढ़ो इसी तरीके से, और ग्रो करते रहो, और सीए फाइनल्स के अंदर भी ऑल इंडिया रैंक लेकर के आओ। बिल्कुल सर, And I तैयारी just wish इसके all the लिए। best. I would be more proud to do this podcast once again when you clear and get a rank in CA final as well. So all the बिल्कुल really सर, best. जो कसर रह गई इस बार की, सिंगल डिजिट से एक कदम दूर रह गए, तो वो कसर फाइनल में अब पूरी करनी है मेरे बिल्कुल पास। सर, अब ठीक सिंगल है, डिजिट में आनी चाहिए। so all the really best. थैंक यू Thank you सर। so much भाई for joining me. तो see you guys once again. बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे, और भी पॉडकास्ट ऐसे लेकर के आएंगे ताकि तुम्हारी हेल्प हो जाए। अगर तुम्हें कुछ भी लगता है, any questions that you want to ask, तो Tahil will be active. I will also be active and will be keep replying to your comments in the comment section. तो comment जरूर करना and share it with who may really need it, or the prospective ranker of CA Intermediate. Thank you so much guys. Bye bye.